हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी स्टडी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है समयुग्मजी होमोजाइगस और विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस में अंतर लिखिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है समयुग्मजी होमोजाइगस और विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस में अंतर लिखिए। थोड़ा सा आप समझ लो, समयुग्मजी या होमोजाइगस का मतलब क्या है। जब किसी लक्षण के दोनों एलील्स दोनों कारक एक समान होते हैं उसे बोलते हैं समयुग्मजी या होमोजाइगस। और जब किसी लक्षण के दोनों एलील्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसे बोलते हैं विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस। तो ठीक है, उसी संबंधित हमारा क्वेश्चन है आज का। समयुग्मजी होमोजाइगस और विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस में अंतर लिखिए। तो क्या अंतर है? पहला अंतर का पॉइंट है हमारी जो पीडीएफ है, मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी, उसके अनुसार क्या है, ऐसे जीन्स में दोनों एलील एक समान होते हैं। ऐसे जीन्स में दोनों एलील्स एक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। हमने मटर के पौधे का प्रयोग कर रहे थे, लाल पुष्प इस प्रकार का सिंबल लिखा था, सफ़ेद पुष्प के लिए ये लिखा था। तो दोनों एलील्स कैसे हैं? एक समान है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे जीन्स में दोनों एलील्स एक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी या कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी या होमोजाइगस। ठीक है, इसका विपरीत देखें हम, विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस। ऐसे जीन्स में दोनों एलील्स असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। दोनों अलग अलग है कि नहीं? एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये दोनों एलील्स कैसे हैं? अलग अलग प्रकार के हैं। हमने बीज का देखा था, गोल बीज और झुर्रीदार बीज के लिए लिखा था कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, लिखा था ना। तो ऐसे जीन्स में दोनों एलील्स कैसे होते हैं? असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा डेफिनेशन। दूसरा, जब निषेचन जो जनन की क्रिया के समय है ना, युग्मक का निर्माण होता है, तो युग्मक कैसे बनेंगे? इसमें एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। कैसे? जैसे कैपिटल टी है, युग्मक बनेंगे तो कैसे बनेंगे? कैपिटल टी। इस प्रकार का सिंबल है, तो दोनों युग्मक कैसे बनेंगे? एक समान बनेंगे नहीं बनेंगे? तो इसमें जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसमें जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, ये लिया उदाहरण हमने। तो युग्मक बनेंगे तो गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका आदि होगी, तो एक में क्या जाएगा? कैपिटल टी और एक में क्या जाएगा? स्मॉल टी। ठीक है, ये हमने आर कैपिटल आर, स्मॉल आर लिया, युग्मक बनेंगे तो एक में जाएगा युग्मक में कैपिटल आर, एक में जीन्स कौन सा जाएगा? स्मॉल आर। तो इसमें जनन के समय कैसे बनेंगे? दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, और इसमें जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। ये हमारा डिफरेंस हो गया। किस में अंतर हो गया? समयुग्मजी होमोजाइगस और विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस में अंतर। ठीक है, तो क्या एक बार और देख लेते हैं। ऐसे जीन्स में दोनों एलील्स एक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी। दोनों एलील्स एक समान है। यहाँ पर देखिए विषमयुग्मजी हेटेरोजाइगस में ऐसे में दोनों एलील्स कैसे होते हैं? असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये सब कैसे हैं? विषमयुग्मजी। अब दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा? इसमें जनन के समय क्या बनेंगे? एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक जैसे युग्मक बनेंगे। ये कैपिटल टी वाला लक्षण है, तो जीन युग्मक बने तो एक में जाएगा कैपिटल टी, दूसरे में क्या जाएगा? कैपिटल टी। इसमें देखें, एक में स्मॉल टी तो दूसरे में क्या जाएगा? स्मॉल टी। इसमें जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी वाला हमारा सिंबल था, तो एक में जाएगा कैपिटल टी, एक में क्या जाएगा? स्मॉल टी। जी कैपिटल आर, स्मॉल आर है, तो एक में जाएगा कैपिटल आर, एक में जाएगा स्मॉल आर। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। किसमें? समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर लिखिए। क्लियर? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है हमारा, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए। जीनोटाइप और फिनोटाइप। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा? जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए। तो जीनोटाइप का मतलब क्या? जीन्स की संरचना। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब क्या? लक्षण। जीन्स की संरचना अलग बात है और लक्षण की बात अलग है। जीन्स की संरचना कुछ भी हो सकती है और लक्षण कुछ भी हो सकता है, तो उन दोनों में हमको अंतर देखना है। क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, है ना। कंटिन्यू हम पढ़ते जा रहे हैं सिस्टमेटिक क्वेश्चन के हिसाब से। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ,
उसके अनुसार मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो वही हमारा 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर क्या हो गया, यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। जीन संगठन मतलब क्या है, ये कैपिटल टी है क्या, ठीक है, यह कैपिटल टी स्मॉल टी है क्या। तो जीन संगठन है कि नहीं, इसमें इस प्रकार का है, इसमें इस प्रकार का है। तो यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। यह जीवों के आकार कैसा है, लंबा है, ठिगना है, प्रकृति कैसी है उसकी, रंग कैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, गेहुआ है, रूप है कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्रोधी स्वभाव का है, अच्छे स्वभाव का है ना। तो आदि गुणों को व्यक्त करता है। तो पहला अंतर क्या हो गया जीनोटाइप में, यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। यह जीवों के आकार, प्रकृति, रंग, रूप, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, यह वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। वातावरण के द्वारा हम अपना वातावरण भी चेंज कर लें तो जीन संगठन नहीं बदलेगा, ठीक है। हमारा जो जीन्स है, हमारे शरीर के अंदर जो जीन्स है, हमारा मान लो लंबेपन का गुण है, हमारा शरीर लंबा है, तो और हम मान लो अमेरिका चले जाएं या हम दूसरे देश चले जाएं तो हमारी लंबाई कम नहीं होगी। तो जीन हमारा चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यह वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्या प्रभावित नहीं होता है, जीनोटाइप वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। फिनोटाइप यह वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। वातावरण चेंज होगा तो फिनोटाइप में अंतर पड़ जाएगा। हाँ, हमारा रंग फेयर है, हम धूप में खड़े रहेंगे, लंबे समय तक धूप में काम करते रहेंगे, त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, सांवला, काला हो जाएगा। तो वातावरण में परिवर्तन हुआ तो हमारे जीनोटाइप में, हमारे फिनोटाइप में भी क्या आ गया, अंतर आ गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन जीनोटाइप में बदलाव नहीं होगा। जैसे जीन्स हमारे शरीर के अंदर पड़े हुए हमेशा जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो जीन्स में बदलाव संभव नहीं है, लेकिन फिनोटाइप में बदलाव संभव है वातावरण में परिवर्तन के द्वारा। तीसरा पॉइंट है, किसी जीव का जीनोटाइप जीवन पर्यंत एक समान बना रहता है। जीवन पर्यंत, जब से जन्म हुआ, बच्चे का विकास हुआ है, माँ के गर्भ से लेकर जो जीन्स प्राप्त हुए हैं तब तक उसकी मृत्यु न हो जाती है किसी भी जीव की, तब तक जीनोटाइप जीवन पर्यंत क्या बना रहेगा, एक समान बना रहेगा। और वातावरण बदलाव के कारण फिनोटाइप में बदलाव संभव है ना। वातावरण चेंज कर देंगे हम, है ना। कोई व्यक्ति, हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया का रंग फेयर नहीं है, पूर्ण रूप से हल्का गेहुआ रंग है, फेयर कलर नहीं है। हम अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ का देश कैसा ठंडा है, तो ठंडेपन के कारण हो सकता है हमारे त्वचा का रंग भी फेयर हो जाए, वाइट हो जाए, ठीक है। तो वातावरण में चेंजेस होगा तो फिनोटाइप में बदलाव आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, जीनोटाइप का अध्ययन कर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीनोटाइप का अध्ययन करने के हमको मालूम पड़ जाएंगे इसके जनक कैसे हैं, है ना। हमारा मान लीजिए ये है कैपिटल टी, तो हमको मालूम पड़ जाएगी इसके माता में भी अलग गुण था और इसके पिता में भी यह गुण था। तो जीनोटाइप का अध्ययन कर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिनोटाइप के आधार पर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है ना। भारी रंग, रूप, आकार को देख के हम नहीं कह सकते इसके पेरेंट्स कैसे होंगे। पेरेंट्स में बदलाव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सेम हो। तो फिनोटाइप के आधार पर हम उसके जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि जीनोटाइप का अध्ययन करके हम उसके जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा DNA फिंगरप्रिंट्स, है ना। किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आजकल वर्तमान में एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, DNA फिंगरप्रिंट्स, है ना। DNA का सैंपल लेते हैं, वो सैंपल संबंधित व्यक्ति से उससे मैच किया जाता है, या पेरेंट कोई बच्चे का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो माता पिता की पहचान की जाती है DNA टेस्ट के द्वारा। क्योंकि DNA हर व्यक्ति का कैसा होता है, हर पर्टिकुलर व्यक्ति का कैसा होता है, एक ही होता है। हर व्यक्ति का DNA कैसा होता है, अलग अलग होता है। वो DNA किससे मिला है, माता पिता से। तो जैसे माता पिता से DNA मिला है वैसी संतान में आता है, ठीक है ना। तो DNA फिंगरप्रिंट्स भी उसी प्रकार की टेक्निक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए। एक बार और देख लो, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है। यह जीवों के आकार, प्रकृति, रंग, रूप, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। यह वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यह वातावरण के द्वारा प्रभावित हो सकता है, हो जाता है। किसी जीव का जीनोटाइप जीवन पर्यंत एक समान बना रहता है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जीनोटाइप जो है, जिनकी संरचना है वो किसी रहेगी, एक समान रहेगी। वातावरण बदलाव के कारण से फिनोटाइप में बदलाव संभव है। अगर उसकी प्रकृति चेंज कर दें, उसका वातावरण चेंज कर दें, है ना, उसका माहौल बदल दें, तो उसका जो फिनोटाइपिक लक्षण है, रंग, रूप, आकार है, वो उसमें चेंजेस होना संभव है। जीनोटाइप का अध्ययन कर हम जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। किसी जीव के जीनोटाइप का अध्ययन कर लेंगे तो हम उसके जनक के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। जबकि फिनोटाइप के आधार पर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, कठिन होता है ना। क्योंकि मैंने बताया आपको फिनोटाइपिक लक्षण में बदलाव हो जाता है ना। तो
उन लक्षणों के आधार पर, फिनोटाइपिक लक्षण के आधार पर हम किसी भी जीव के पेरेंट्स की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि फिनोटाइप समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन जीनोटाइप जीवन पर्यंत एक समान रहता है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन था 21वें नंबर का, समयुग्मजीय होमोजाइगस और विषमयुग्मजीय हेटेरोजाइगस में अंतर लिखिए। तो क्या अंतर था? समयुग्मजीय में ऐसे जीन्स में दोनों एलील्स क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। विषमयुग्मजीय हेटेरोजाइगस में क्या था? ऐसे जीन्स में दोनों एलील्स असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर है ना। तो विषमयुग्मजीय का मतलब है अलग अलग, समयुग्मजीय का मतलब है समान। इसमें जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे हैं। जब जनन की क्रिया होगी, युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक जनन होगा, तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें जनन के समय दो प्रकार के, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, है ना। एक में कैपिटल टी जाएगा, इसमें एक में स्मॉल टी जाएगा, एक में कैपिटल आर जाएगा तो एक में स्मॉल आर जाएगा। तो युग्मक निर्माण के समय, युग्मक जनन के समय या जनन के समय अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, और समयुग्मजीय में एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर लिखिए। एक बार और हम देख लेते हैं। जीनोटाइप यह जीवों के जीन संगठन को व्यक्त करता है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी जीन संगठन है। यह जीवों के आकार, प्रकृति, रंग, रूप, स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। रंग कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, हाइट कैसी है ना, ये जो गुण हैं उसको व्यक्त करता है। दूसरा पॉइंट है, यह वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जीनोटाइप वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जन्म से जो हमको जीन्स प्राप्त हुए हैं माता पिता से, वो जीवन पर्यंत बने रहेंगे, मृत्यु तक। यह वातावरण के द्वारा प्रभावित हो जाता है। फिनोटाइप वातावरण के द्वारा प्रभावित हो जाता है। किसी जीव का जीनोटाइप जीवन पर्यंत एक समान बना रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वातावरण बदलाव के कारण से फिनोटाइप में बदलाव संभव है। जीनोटाइप का अध्ययन कर हम जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ना। जीनोटाइप का अध्ययन कर लिया किसी वैज्ञानिक ने, किसी भी डॉक्टर ने जीनोटाइप का अध्ययन कर लिया, तो उसके जनक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जबकि फिनोटाइप के आधार पर जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन कार्य है। तो इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हो गया समयुग्मजीय होमोजाइगस और विषमयुग्मजीय हेटेरोजाइगस में अंतर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 22 नंबर का, 22 नंबर का, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस लिखिए, अंतर लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग डेली में रोज़ बोल रहा हूँ, आप लोगों से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। मक्कारी नहीं करना है, अपने को पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं हमने PDF देख के रख दी, वीडियो देख लिया आधा अधूरा और रख दिया, हो गई हमारी पढ़ाई, ऐसा नहीं है बेटा, है ना। डेली आप PDF से नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर उसको पढ़ें। वीडियो में भेज रहा हूँ उसको, उसी क्वेश्चन का वीडियो भेज रहा हूँ मैं, तो उसी वीडियो का उसी दिन आप 2-3 बार करके देखें, तो आपको पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है और पढ़ी हुई चीज़ को हम भूल सकते हैं, लेकिन हम जब वीडियो के रूप में देखते हैं तो हमको लंबे समय तक याद रहेगी। कोई भी फिल्म हम देख ही आते हैं फिल्म को, तो कितने समय तक, हमने एक ही बार देखी फिल्म को, तो कितने समय तक वो फिल्म हमको याद रहती है, कोई सीरियल याद रहता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते हैं तो आज पढ़ते हैं 2 रोज़ बाद 3 रोज़ बाद भूल जाते हैं। तो वीडियो जब हम बार बार देखेंगे, समझ लेंगे ध्यान से, तो हमको बहुत अच्छा याद होगा और लंबे समय तक वो पक्का बना रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहलंगता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, 23 नंबर क्वेश्चन है सहलंगता। सहलंगता किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है? ठीक है, हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सहलंगता किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है। देखो, सहलंगता इंग्लिश में बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज। खोज किसने की? सटन और मॉर्गन ने। खोज किसने की इसकी? रिसर्च या सर्च किसने की? सटन और मॉर्गन, 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी खोज की। TH मॉर्गन है इसका पूरा नाम। सटन और मॉर्गन ने सहलंगता की या लिंकेज की खोज की। बात समझ में आ रही? सहलंगता या लिंकेज की खोज की सटन और मॉर्गन ने। अब एक बात समझ लो, सहलंगता किसे कहती है। देखो, एक थोड़ा सा समझ लो, ये हमारा गुणसूत्र है। ये क्या है? मान लीजिए गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है। और हम जानते हैं गुणसूत्र के ऊपर जीन्स स्थित होते हैं, ये जीन्स है।
ये जीन्स है ना। सिस्टमेटिक क्रम में गुणसूत्र के ऊपर जीन्स विन्यस्त रहते हैं। ये हमारा गुणसूत्र है, ये क्या है, जीन्स है। तो एक ही गुणसूत्र पर असंख्य जीन्स पाए जाते हैं। एक ही गुणसूत्र के ऊपर, एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर असंख्य जीन्स स्थित होते हैं। तो सैलंगता का मतलब क्या है, जीन्स की वह प्रवृत्ति, ये जीन्स है, जीन्स की वह प्रवृत्ति जो साथ साथ रहते हैं, है ना। कहाँ रहते हैं, गुणसूत्र के ऊपर साथ साथ रहते हैं और अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाना चाहते हैं। अगली पीढ़ी में क्या जाना चाहते हैं, साथ साथ जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति को बोलते हैं सैलंगता। तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स की वह प्रवृत्ति जो साथ साथ रहते हैं और अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति को, ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, सैलंगता या लिंकेज। ठीक है। सैलंगता इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, लिंकेज। खोज किसने करी, सटन और मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की, सटन और मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सैलंगता की खोज की। सैलंगता किसे कह रहे हैं, गुणसूत्र के ऊपर जीन्स स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होता है, हमारे कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र हैं। तो गुणसूत्र की संख्या तो निश्चित है 46, लेकिन जीन्स असंख्य है, हजारों जीन्स हैं हमारी कोशिकाओं में। गुण वो कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। तो एक ही गुणसूत्र के ऊपर असंख्य जीन्स स्थित होते हैं एक सिस्टमेटिक क्रम में। तो ये जीन्स मान लीजिए 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 का है, 6 का है, 7 नंबर का। ये जीन्स की पोजीशन है, हमने नंबरिंग कर दी। अब ये जीन्स और ये जीन्स देखो बहुत पास पास है। ये जीन्स और ये जीन्स, 1 नंबर का जीन्स और 2 नंबर का जीन्स क्या है, बहुत पास पास है। तो जीन्स की वह प्रवृत्ति जो साथ साथ रहना चाहते हैं और अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं सैलंगता या लिंकेज। तो वैज्ञानिकों ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, एक फल मक्खी है, एक फल मक्खी है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, क्या देखा कि गुणसूत्र के ऊपर असंख्य जीन्स स्थित होते हैं और जो पीढ़ी में साथ साथ रहते हैं अगली पीढ़ी में साथ साथ जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम सैलंगता। ठीक है। सैलंगता 2 प्रकार की होती है। सैलंगता कितने प्रकार की होती है, सैलंगता के 2 प्रकार होते हैं। सैलंगता, सैलंगता के प्रकार। सैलंगता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूर्ण सैलंगता, पूर्ण सैलंगता, और एक होती है अपूर्ण सैलंगता। पूर्ण सैलंगता और दूसरी होती है अपूर्ण सैलंगता। पूर्ण सैलंगता का मतलब क्या है, इस प्रकार की सैलंगता में जीन्स गुणसूत्र के ऊपर बहुत ही पास पास स्थित होते हैं और उनके अलग होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम पूर्ण सैलंगता। अपूर्ण सैलंगता में क्या होता है, इस प्रकार की सैलंगता में एक ही गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स है वो दूर दूर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। तो अगली पीढ़ी में साथ साथ जाने की संभावना क्या होती है, ना के बराबर होती है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं या ऐसी सैलंगता को बोलते हैं अपूर्ण सैलंगता। कंप्लीट लिंकेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट लिंकेज, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है। तो सैलंगता, हमारा क्वेश्चन क्या है 23 नंबर का, सैलंगता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। सैलंगता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंकेज। खोज किसने की, सटन और मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने की। सैलंगता का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, जीन्स की वह प्रवृत्ति जो साथ साथ रहना चाहते हैं अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति को बोलते हैं सैलंगता। किस पे खोज की, खोज जिस जंतु पर की गई उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर एक मक्खी का नाम, इसका नाम है फल मक्खी। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो वैज्ञानिक ने क्या देखा, कौन से वैज्ञानिक ने, सटन और मॉर्गन ने क्या देखा कि ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर ये जो गुणसूत्र हैं वो हैं, उसमें असंख्य जीन्स हैं और पूर्ण सैलंगता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सैलंगता 2 प्रकार की होती है, पूर्ण सैलंगता और अपूर्ण सैलंगता। पूर्ण सैलंगता का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार की सैलंगता में जीन्स गुणसूत्र के ऊपर बहुत पास पास स्थित होते हैं तो अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाने की पूर्ण संभावना होती है, ऐसी सैलंगता को बोलते हैं पूर्ण सैलंगता। और अपूर्ण सैलंगता का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार की सैलंगता में गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स हैं दूर दूर स्थित होते हैं तो अगली पीढ़ी में साथ साथ जाने की संभावना ना के बराबर होती है, ऐसी स्थिति को बोलते हैं अपूर्ण सैलंगता। तो पीडीएफ के अनुसार हम आंसर और देख लेते हैं इसका। ठीक है। देखो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, सैलंगता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। खोज किसने की, सटन और मॉर्गन ने की। परिभाषा, एक ही गुणसूत्र पर
पाए जाने वाले जीन्स की वह प्रवृत्ति, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह समूह में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहते हैं। वो समूह में क्या जाना चाहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहते हैं अथवा साथ रहना चाहते हैं, सहलंगता कहलाती है। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई मक्खी पर किए गए प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक गुणसूत्र के ऊपर असंख्य या अनेक जीन्स पाए जाते हैं। ये सभी जीन्स एक ही साथ संतानों में जाते हैं। इस प्रवृत्ति को सहलंगता कहते हैं। और ये हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? गुणसूत्र के ऊपर जीन्स की वह स्थिति जो इस पीढ़ी में साथ साथ रह रहे हैं और अगली पीढ़ी में भी साथ साथ जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति को सहलंगता या लिंकेज कहते हैं। सहलंगता दो प्रकार की होती है। पूर्ण सहलंगता, जब सहलंग जीनों के अलग अलग होने की संभावना बिल्कुल ना हो तथा वे हमेशा एक साथ रहें, तब इस सहलंगता को पूर्ण सहलंगता कहते हैं ना। जब जीन्स अगली पीढ़ी में साथ साथ जाएं तो ऐसी सहलंगता क्या बोलते हैं? पूर्ण सहलंगता या कंप्लीट लिंकेज। उदाहरण क्या है? ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलंगता पाई जाती है। शरीर के रंग तथा पंख के आकार के जीन्स पास पास स्थित होते हैं। जो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर जो हमारी फल मक्खी है, इसमें शरीर के रंग और पंख की आकृति के जीन्स है बहुत पास पास होते हैं। जैसा रंग होगा, भूरे रंग की अगर मक्खी है और विंग्स उसके पंख कैसे हैं? बड़े हैं, तो दोनों लक्षण साथ साथ जाएंगे। ठीक है। अपूर्ण सहलंगता इनकम्प्लीट लिंकेज, जब सहलंग जीनों के अलग अलग होने की संभावना रहती है तब इसे अपूर्ण सहलंगता कहते हैं। यह सहलंगता तब पाई जाती है तब सहलंग जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। उदाहरण मक्के में भ्रूणपोष के रंग है ना, मक्के में भ्रूणपोष के रंग तब बीज के आकार को नियंत्रित करने वाले जीन्स अपूर्ण सहलंगता को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा उदाहरण आ गया हमारा? मक्के का। तो मक्के में जो भ्रूणपोष का रंग है तब बीज के आकार के जो जीन्स हैं वो दूर दूर स्थित होते हैं, तो अगली पीढ़ी में वो साथ साथ नहीं जा पाते हैं। ऐसी स्थितियों को बोलते हैं हम अपूर्ण सहलंगता। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था, हमारे जो क्वेश्चन थे PDF के अनुसार वो कंप्लीट हुए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय।